Hi Rahul, welcome to our The Atman Show. And I know Rahul is an archaeologist and has studied in ASI and visited temples in 25 states. He has also studied Vedic science and technology. So Rahul, आप हिंदी में जवाब दीजिए and go ahead and introduce yourself. धन्यवाद अनामिका जी आमंत्रण करने के लिए। मैं राहुल इतिहास के लिए काफी अच्छे से उनको समीक्षा करता हूँ और इतिहास मेरा पसंदीदा विषय रहा है। इसमें काफी ज्यादा शोध करना मेरा बचपन से ही आदत रहा है। तो और उस चीज को अब और भी ज्यादा अच्छी तरह से चाहे कलाकृति हो, आर्किटेक्चर में कुछ भी चीजें हो उनको, और आर्कियोलॉजिस्ट में चाहे मरीन वाला हो या वो कुछ खुदाई जहाँ पे हुआ है उस चीज के लिए, टेम्पल स्ट्रक्चर में और चित्रकारी में, इन चीजों के लिए काफी अच्छी तरह से हम लोग काम करते हैं। इसमें हम काफी लोग भी हैं, एक टीम बना करके इनमें काम करते हैं। अच्छा। जैसे कि टेम्पल्स की जब बात हम करते हैं तो ये खास करके विज्ञान के उन तकनीकों में बनाया गया है। जैसे कि बृहदेश्वर टेम्पल ले लीजिए, आप चन्निकेश्वर टेम्पल की बात करते हैं या वो कैलाशनाथ मंदिर की बात करते हैं। ये एक ऐसा टेम्पल है, जब आप इसके अंदर आप जाते हैं या इसको देखने के लिए जब जाते हैं तो सबसे आपको पहली बात है, ये आपको देखने के बाद लगेगा कि ये एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है, लेकिन जब आप इनके निरीक्षण करते हैं, गहन निरीक्षण करते हैं, पता चलता है कि ये नॉर्मली नहीं, ये सबसे असाधारण वास्तुकला का अप्रितम और सबसे अद्वितीय उदाहरण है। क्योंकि यह एक ही समय, एक ही कालखंड में जब इसको बनाया गया था तो वो ना उस समय किसी प्रकार का हैवी मशीन था, ना कोई टेक्नोलॉजी था, फिर भी टेम्पल्स को बनाया गया। आज हम उसी पे चर्चा करने के लिए इस शो पर आए हुए हैं। अच्छा, तो मैं अपना I'll share my screen and we will see the pictures that Rahul has taken. So we will talk about three temples. So let's go ahead and first talk about our Brihadeshwara temple. Yeah, Rahul, बोलिए। बृहदेश्वर टेम्पल जो है, ये चोल डेंसिटी, चोल साम्राज्य का सबसे महानतम कलाकृति में से एक है। 11वीं सेंचुरी में इनका निर्माण किया गया था और उस समय चोल साम्राज्य राजा राज चोला थे। अब कहा जाता है कि जब इस मंदिर का निर्माण किया गया, ये प्रथम ऐसा मंदिर है जिसका ना कोई नींव खुदाई की गई थी, बस एक धरती पर समतल करके उनके ऊपर इस टेम्पल को स्ट्रक्चर किया गया था, उनको बनाया गया था। जब हम टेम्पल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो आपको पता होनी चाहिए कि कोई भी टेम्पल स्ट्रक्चर बनता है तो उसमें जोड़ होता है, लेकिन ये पहला ऐसा टेम्पल है जिसमें ना तो जोड़ है, ना किसी प्रकार का सीमेंट प्लास्टर, इन चीजों का कोई इस्तेमाल ही नहीं हुआ है। सिर्फ पत्थरों को काट करके ही इस टेम्पल का पूरे निर्माण किया गया। इस टेम्पल की पूरी ऊंचाई 216 फीट है। जब इस टेम्पल की ऊंचाई को जब हम देखते हैं और फिर इनके स्ट्रक्चर को देखते हैं तो पता चलता है कि यह बिना जोड़ के अभी तक 1000 साल होने के बावजूद भी, बिना अच्छे भूकंप, बड़े बड़े भूकंप को झेलने के बाद भी अच्छी तरह से खड़े हैं। और सबसे आश्चर्य वाली बात यह है कि इस टेम्पल के सबसे ऊपर में जो गुबंद बना हुआ है वो 81 टन वजन है इस गुबंद का। और भी आपको आश्चर्य इसलिए लगेगा क्योंकि यह जो गुबंद आप देख रहे हैं, जो अभी आपको डिस्प्ले पे दिख रहा है, ये गुबंद जो है एक ही पत्थर को काट के बनाया गया है। या आप इसमें नक्काशी को देख सकते हैं, बारीकी कारी को देख सकते हैं। तो एक ही पत्थर को, बड़ा सा पत्थर को काट कर जब आप टेम्पल के ऊपर रखते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि 216 फीट ऊपर तक उस टेम्पल के ऊपर गुबंद को कैसे ले गया होगा। जब अभी हम आधुनिक काल की बात करते हैं तो अभी काफी हैवी मशीन्स है, क्रेन्स है जो इनको उठा के वहां पर रख सकता है, लेकिन उस समय 11वीं शताब्दी में ना इस प्रकार का कोई मशीन था, ना कोई और तकनीक था जो हम ये कोई कल्पना कर सकते हैं कि उस समय इस तरह से किया गया होगा। तो ये विज्ञान के लिए और आधुनिक इतिहासकारों के लिए भी काफी ज्यादा ये रहस्य है कि आखिर किस प्रकार इन चीजों को या इस गुबंद को रखा गया होगा। ये सबसे बड़ा रहस्य है। नेक्स्ट स्लाइड चलिए। हाँ, ये है बेसाल्ट, एक चट्टान होता है, कहा जाता है दुनिया का सबसे कठोरतम चट्टान है। उसी से ये नंदी प्रतिमा को बनाया गया है। नंदी प्रतिमा, नंदी जो है, नंदी बैल जो है, ये भगवान शिव का वाहन माना जाता है। इस स्ट्रक्चर को देखिएगा कि ये अपने आप में सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है। एक वाहन के रूप, एक पशु के रूप में सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है। आप इसमें काले बेसाल्ट की
गहन चीजों को देखिए, बारीकी से इसमें नक्काशी किया गया है। इनके मालाओं को देखिए, अच्छी तरह से इसमें नक्काशी किया गया है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, ये अब है, यहाँ पे आपको एक अद्भुत चीज दिख रहा होगा। एक यह जो है जल निकासी का सबसे उत्तम प्रबंध के रूप में इसको माना जाता है। जब हम आधुनिक दौर में देखते हैं, अभी जो 21वीं सदी चल रहा है, तो एक नल आम बात है, किसी घर में नल होना आम बात है। लेकिन यह 11वीं शताब्दी की बात है, तब यह नल को बनाया गया था कि मंदिर के अंदर वाले पानी को बाहर की तरफ निकाला जाए। ये वो समय के नल बना हुआ है, वो भी एक ही स्टोन को काट के बनाया गया है। आप इसमें देख सकते हैं, एक ही जुड़ा है और एक ही बड़े स्ट्रक्चर को, एक बड़ा स्टोन को काट करके इसको बनाया गया। और एक चीज देखिए, इसमें आप हर एक दीवार पे आपको नक्काशी दिख रहा होगा। अब है आपके पास गोपुरम है। गोपुरम एक बड़ा स्ट्रक्चर होता है, मंदिर के जस्ट सामने वाले भाग को गोपुरम का है, यहाँ से उसका प्रवेश द्वार होता है। इसमें हर एक चीज में देखिए, आपको हर जगह पे एक बारीकी नक्काशी की गई होगी। उस समय का यह नक्काशी है जब छेनी हथौड़ी से ही मंदिर का निर्माण होता था। अभी भी यदि हम इस नक्काशी को करना चाहे तो संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि बिना किसी निशान का, बिना किसी टूट फूट का इस नक्काशी को बनाया गया है, बारीकी नक्काशी को बनाया गया है। नेक्स्ट स्लाइड चलिए। ये टेम्पल का आपको बाहरी किनारा, बाहरी भाग है। आप देख सकते हैं, ये मेन टेम्पल है। सबसे ऊपर इनका गुंबद दिख रहा होगा। इसमें देखिए, आप एक कोण से देखिएगा, एक एंगल से देखिएगा, आपको सीधे ऊपर तक एक ही स्ट्रक्चर, एक ही संरचना बना हुआ है, और वो भी एक एक करके बड़ा सा एक एक तल करके बनाया गया है। आप इसको ध्यानपूर्वक देख सकते हैं। यहाँ पे एक ही स्ट्रक्चर को एक ही समरूप में, एक ही एक रूप में बनाया गया है और काफी ऊपर तक बनाया गया है। चलिए, अब है आपके पास सामने में सबसे महत्वपूर्ण कलाकृति है। इसमें देखिए कि इसमें 4 मदनिकाएं हैं और ऊपर भगवान श्री कृष्ण बांसुरी धारण किए हुए हैं, वृक्ष पे बैठे हुए हैं। अब देखिए कि इस चीजों को, इन कृष्ण लीला को इतनी अच्छी तरीके से दर्शाया गया है कि आप उनकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। आधुनिक काल में हम एक पत्थर पर इतनी अच्छी कलाकृति को हम बना नहीं सकते हैं, चाहे वो किसी भी मशीन का इस्तेमाल कर भी क्यों न ले। ये उस समय का बना हुआ है, 11वीं शताब्दी में, जब छेनी हथौड़ी के ही द्वारा बनाया जाता था। हम अपनी पूर्वजों की उस कल्पना को समझ सकते हैं। ये मुख्य दरवाजा है, मेन टेम्पल का जो मुख्य प्रवेश द्वार है उसमें से ये है। आप इसको एक एंगल से देख सकते हैं। सारा टेम्पल का जो मेन एंगल है, आप पिरामिड जानते ही होंगे, मिस्र में जो पिरामिड है, सेम स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा। एक्चुअली जो टेम्पल होता है, उसका जो मेन गर्भगृह वाला जो क्षेत्र होता है, वो पिरामिड के एंगल से ही बनाया जाता है। और ये काफी, इसको विमान कहा जाता है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ही वैमानिक होता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये हो रहा आपका पूरा बृहदेश्वर मंदिर। इसमें आपको एक साइड से बृहदेश्वर मंदिर का मुख्य मंदिर जो है वो, और सामने से गोपुरम और इसका मुख्य दरवाजा दिख रहा होगा। बृहदेश्वर मंदिर में एक कॉरिडोर बनाया हुआ है, और इस कॉरिडोर में काफी सारे खंभों को एक ही लाइन से, एक ही किनारे से बना करके मुख्य दरवाजे की तरफ इसको ले जाया गया है। आप इसमें देख सकते हैं कि 1000 साल पुराने होने के बावजूद भी मंदिर का 1 इंच भी ना झुका है, ना किसी प्रकार का इससे क्षति का आपको निशान दिखाई दे रहा होगा। चलिए, अब आपको आजकल ऐसे मोनालिसा का पेंटिंग आपको पता ही होगा। मोनालिसा का पेंटिंग में काफी रहस्य है। उसी तरह से आप जब इस पेंटिंग को देखते हैं तो यह पेंटिंग में 11वीं शताब्दी के 1004 ईस्वी में इन पेंटिंग को बनाया गया था, और अभी तक ये पेंटिंग जीवित है। इसमें आप बारीकी कलाकृति को देखिए, एक 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 स्केच को देखिए, इतनी महीनतम कलश को ऐसे भरा गया है कि आप समझ सकते हैं कि 1000 साल होने के बावजूद भी इससे ना किसी प्रकार का डिफेक्ट आया है, ना किसी प्रकार का नुकसान पहुंचा है। ये अभी भी उसी रूप में है जैसे आज से 1000 साल पहले था। प्लीज नेक्स्ट। ये तो हम बता चुके हैं, नंदी का ही बेसाल्ट की प्रतिमा है। हाँ, एक बेसाल्ट के बारे में एक चीज और बताना चाहते थे कि बेसाल्ट की जो प्रतिमा होती है, सबसे मजबूत प्रतिमा में से एक होती है। जब उनको काटा जाता है, उनका स्ट्रक्चर को काटने के लिए काफी प्रयास करना पड़ता है, काफी मेहनत का काम करना पड़ता है। ये हुआ आपका गोपुरम।
तो गोपुरम वाला जो क्षेत्र होता है, ये एक मुख्य दरवाजे का वो क्षेत्र होता है जहाँ से पूरे मंदिर को कवर किया जाता है। ये आपको ये वाले स्लाइड में 4 चित्र दिख रहा होगा। ये आपको कलाकृति का, वास्तुकला का अद्भुत नमूना दिख रहा होगा। चलिए आप इसे एक में देखते हैं। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि खंभा को इस तरह से बनाया गया है कि आप एक एक चीज को, ना वो इंच पे ना वो किसी प्रकार को देख सकते हैं। आपको यदि बारीकी चीज को देखना होगा तो मैग्नीफाइंग ग्लास का भी मदद लेना पड़ सकता है। ये वो कलाकृति है। आप सोच सकते हैं कि वो कलाकृति जिनको हम समझने के लिए अलग से हमको पढ़ना पड़ता है, वो कलाकृति को अभी इस तरह से दर्शाया गया है कि आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा होगा। जैसे कि आप देखिए, भगवान विष्णु की जो प्रतिमा है और श्री गणेश की जो प्रतिमा है वो एकदम क्लियर और साफ है, जो अभी भी मौजूद है। अब ऊपर की जब स्ट्रक्चर को देखते हैं तो पुष्प की जो प्रतिमा बनाया गया है एवं दरबारियों की जो प्रतिमा बनाया गया है वो एकदम क्लियर और क्रिस्टल क्लियर की तरह है। आप एकदम साफ साफ इसको देख सकते हैं। ये सारा चीज एक चीज तो साबित कर ही सकता है कि जब ये विश्व का सबसे बड़ा मंदिर बनाया गया था तो उस समय यही एक दिमाग में आया होगा कि हम भगवान शिव की मंदिर को इस तरह से बनाए कि दुनिया में ऐसा मंदिर ना कोई और होगा। इस तरह से इन चीज को विचार किया गया था। और हाँ, 2004 में ही इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी मिला था। ये एक और वादा है सभी व्यूअर से कि आपको इस जगह पे टेम्पल्स और अनटोल्ड और अनसंग हिस्ट्री के बारे में काफी चीजों को एक साथ बताया जाएगा, वो भी इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ। यस, थैंक यू, बाय।